ये फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और 22 मिनट में आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। शुरुआत बड़ी खबर से। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर झड़प हुई है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों दलों के कुछ कार्यकर्ताओं को हल्की चोटें आई। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता रांची आए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज कराने पहुंचे थे। जेएमएम कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हूटिंग से नाराज हुए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आने की खबर मिलते ही जेएमएम कार्यकर्ता रांची एयरपोर्ट के बाहर जमा हो गए। इन लोगों ने हाथों में काले झंडे थाम रखे थे। जब तोमर का जुलूस गुजरा तो जेएमएम कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। केंद्रीय मंत्री के विरोध के दौरान पुलिस ने जेएमएम कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया तो कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया। यही नहीं, पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में जेएमएम ने कल झारखंड बंद का ऐलान किया है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। आरएसपुरा सेक्टर के जोडा गांव में पाकिस्तानी फायरिंग में बाप बेटे की जान चली गई। हमले में बीएसएफ के एक जवान समेत 7 लोग घायल भी हुए। पाकिस्तान की तरफ से हुई भारी गोलाबारी में घायल हुए बीएसएफ जवान को फायर तोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। आरएसपुरा सेक्टर के जोडा गांव में पाकिस्तानी फायरिंग में बाप बेटे की जान चली गई। हमले में बीएसएफ के एक जवान समेत 7 लोग घायल भी हुए। पाकिस्तान की तरफ से हुई भारी गोलाबारी में घायल हुए बीएसएफ जवान को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। साथ ही बाकी जख्मी ग्रामीणों का भी जम्मू मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पाकिस्तानी फायरिंग में आरएसपुरा का एक परिवार पूरी तरह से तबाह हो गया। अकरम और उसके बेटे असलम की मौत हो गई है। वहीं अकरम की पत्नी और उसके 3 बच्चे जख्मी हो गए, जिनका इलाज इस वक्त भी चल रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर रात 1 बजे से फायरिंग शुरू कर दी। आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर में बीएसएफ की 22 चौकियों को पाकिस्तानी रेंजर्स ने निशाना बनाया। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही फायरिंग से सीमा से सटे गांव में भारी दहशत है। ग्रामीण इस खौफ में जी रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई गोला या मोर्टार उनके घर पर ना गिरे। पाकिस्तानी फायरिंग से आरएसपुरा और अरनिया के गांव में लोग अब भी घरों में नहीं रहने से डर रहे हैं। कई परिवारों ने बंकरों में शरण ले रखी है ताकि गोलीबारी से बच सकें। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही फायरिंग के बाद लोग गांव घर छोड़कर पलायन अब करने लगे हैं। आरएसपुरा सेक्टर के 5 गांवों के करीब 450 परिवारों को रात में ही सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया। पाकिस्तानी फायरिंग में ग्रामीणों के मारे जाने पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से होने वाले सीज फायर उल्लंघन का आर्मी और बीएसएफ मुंहतोड़ जवाब दे रही है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत अटकलें लगाने की अभी हमें आवश्यकता है, लेकिन जो घटनाएं हुई हैं बहुत निंदनीय हैं और सिविलियंस की जान चली जाए वो और भी निंदनीय है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि पाक को ऐसी करतूत से बाज आना चाहिए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तान और पाकिस्तान में जो हुक्मरान हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो जो कुछ एक के बाद एक सीज फायर का वायलेशन कर रहे हैं वो अपने आप में उनके लिए भारी पड़ने वाला है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार होते सीज फायर उल्लंघन को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान समझ गए हैं कि भारत की सरकार कुछ भी नहीं करने वाली। सरहद के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है, इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो इसलिए पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको एक बात का संकेत जा चुका है कि ये जो सरकार है इसकी पाकिस्तान की तरफ कोई नीति नहीं है। सीमा पर पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में एलओसी पर सुरंग पकड़ी गई है। पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए ये सुरंग बनाई गई थी। अखनूर सेक्टर में मिली ये सुरंग 8 फीट लंबी है और इसकी चौड़ाई 2 फीट है। भारतीय जवानों ने पेट्रोलिंग के दौरान इस सुरंग को पकड़ा था। 2 साल पहले जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बॉर्डर पर एक ऐसी ही सुरंग मिली थी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों और सेना के बीच में जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। आर्मी को खबर मिली थी कि जलूरा में
लश्कर के 3-4 आतंकी छिपे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने गोलीबारी की, जिसका जवानों ने जमकर मुंह तोड़ जवाब दिया। चीन से भारी मात्रा में छोड़े गए पानी ने असम के कई इलाकों में तबाही मचानी शुरू कर दी है। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां उफान पर हैं। नदियों के कटान से लोग दहशत में। धेमाजी में बढ़ते बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों ने अपने घरों से पलायन शुरू कर दिया है। लोग जान जोखिम में डालकर सुरक्षित जगहों की तरफ रुख कर रहे हैं। जिले के कई इलाकों में सैलाब का कहर बढ़ता जा रहा है। अपने घरों को छोड़कर लोग जिन इलाकों में शरण लिए हुए हैं, वहां भी बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। नदियों के कटान और उफान से लोग दहशत में हैं। डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। धेमाजी के साथ साथ नॉर्थ लखीमपुर जिले में भी बाढ़ का कहर बरपा है। लबालब भरे सुबन नर्सरी डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे 150 से ज्यादा गांवों पर बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। असम के धेमाजी जिले में 100 से ज्यादा गांव और करीब 30,000 लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जबकि लखीमपुर जिले में 150 से ज्यादा गांव और करीब 1 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी बाढ़ के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। रिहायशी इलाकों में कई घरों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बिहार के नालंदा में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 37 पहुंच गई है। सैकड़ों घर बाढ़ में डूब चुके हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों के ज्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं। बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री श्रवण कुमार ने नालंदा में बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जाना। सिर्फ नालंदा में बाढ़ से 37 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 80 करोड़ की फसल तबाह हो गई। यूपी के कानपुर में गंगा का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। हर घंटे गंगा का जलस्तर 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है, जिससे गंगा किनारे कछार में बसे दर्जनों गांवों में गंगा का पानी घुस गया है। आशंका है कि देर रात तक गंगा खतरे के निशान को पार कर सकती है। आज देश को समंदर का एक और लड़ाका मिला। विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने युद्धपोत INS कर्मोता को नौसेना को सौंप दिया। कर्मोत्रा स्वदेशी तकनीक से निर्मित बना युद्धपोत है। वृंदावन में यूपी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई। बैठक का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने किया। पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को इस बैठक में उद्घाटन करना था, लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया। यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में लव जिहाद को भी एजेंडे में रखा गया है। बीजेपी का मानना है कि बहुसंख्यक लड़की और अल्पसंख्यक लड़के की मोहब्बत के चलते सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है। लव जिहाद पर चर्चा के बाद कल इस बाबत प्रस्ताव पास किया जाएगा। कार्य समिति की बैठक में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विनय कटियार, मुख्तार अब्बास नकवी, स्थानीय सांसद हेमा मालिनी समेत कई नेता शरीक हुए। बीजेपी ने 25 अगस्त से 25 सितंबर तक यूपी में सदस्यता अभियान चलाने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने फेक मेंबरशिप रोकने के लिए अलग अलग तरीकों की मेंबरशिप बुक छापने के निर्देश भी दिए हैं। शाह ने कहा है कि युवाओं, महिलाओं और SC/ST के लिए अलग अलग रंग की बुकें होंगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और पूछा कि कहां हैं अच्छे दिन। मायावती ने कहा कि मोदी सरकार को 3 महीने हो गए, लेकिन इन 3 महीनों में जनता की उम्मीदें टूटी हैं। मायावती ने यह भी कहा कि मोदी सरकार में देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी मिली हुई है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी यूपी में सांप्रदायिक तनाव को हवा दे देगी। नेता प्रतिपक्ष को लेकर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जवाब देना है, मुझे नहीं। सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं देने को सही ठहराते हुए कहा कि कांग्रेस के पास 10% संख्या नहीं है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को 10,000 के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दे दी है। ये केस पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल ने किया था। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का फिर एक विवादित बयान सामने आया है। बड़ी राजनीतिक ताकत बनने के लिए मांझी ने दलित लड़कों से अंतर्जातीय विवाह करने को कहा है। दलित छात्रों के सामने मांझी ने जनसंख्या 16 से 22% तक बढ़ाने की बात भी कही। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 24 अगस्त से वियतनाम के दौरे पर जा रही हैं। 26 अगस्त तक चलने वाले इस दौरे में दोनों देशों के बीच में रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। अगले महीने राष्ट्रपति भी वियतनाम जाने वाले हैं। वाराणसी में मिनी पीएमओ खुलने के बाद फरियादियों की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट मिनी पीएमओ खुले अभी 3 दिन बीते हैं। इन 3 दिनों में 300 से ज्यादा शिकायतों का अंबार लग चुका है। वाराणसी ही नहीं, आसपास के इलाकों के लोग भी फरियाद लेकर मिनी पीएमओ पहुंच रहे हैं। हर छोटी बड़ी शिकायत मिनी पीएमओ पहुंच रही है, चाहे वो
पति पत्नी के झगड़े हो, बिजली कटौती हो या फिर नाली खडंजा बनवाने की। वाराणसी के रविंद्रपुरी इलाके में पीएम ऑफिस बनाया गया है, जहां लोगों को 24 घंटे के अंदर शिकायतों के समाधान का भरोसा भी दिया जा रहा है। मिनी पीएमओ में फोन नंबर भी दिया जा रहा है। विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का दौर शुरू हो गया है। लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जूही सिंह ने जिला कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल किया। एनसीपी के यूपी के पूर्व अध्यक्ष रहे फजले मसूद और राष्ट्रीय समानता दल के नेता लालचंद कुशवाहा को लखनऊ में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में कल से धर्म संसद शुरू हो रही है। द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने ये धर्म संसद बुलाई है, जहां पर इस बात पर चर्चा होनी है कि साईं भगवान है या नहीं और साईं की पूजा होनी चाहिए या नहीं। कवर्धा में धर्म संसद में 1000 से ज्यादा साधु संतों के अलावा करीब 10,000 लोग शामिल होंगे, लेकिन अभी तक शिरडी के साईं ट्रस्ट में के शामिल होने पर असमंजस की स्थिति है। अगर साईं ट्रस्ट का नुमाइंदा नहीं पहुंचता तो बहस एक तरफा हो जाएगी। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा कल ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की तारीख बढ़ाने की अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 9 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा देने के लिए तैयार हैं और अब परीक्षा पर रोक नहीं लग सकती। परीक्षार्थियों के ग्रुप की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पर सरकार ने पहले ही सहूलियत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि छात्र जो चाहते थे वो मिल गया, इसलिए इस अर्जी में कोई दम नहीं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में 4000 रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की है। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले कई साल से लंबित उनकी मांगों को सरकार अनसुना कर रही है। अवैध योजनाओं के जरिए निवेशकों से धन जुटाने के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सेबी ने पीएससीएल कंपनी को 49,101 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है। निवेशकों को ये पैसे लौटाने के लिए 3 महीने की मोहलत दी गई है। मेरठ से गिरफ्तार हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जासूस आसिफ अली की निशानदेही पर यूपी एसटीएफ ने हिमाचल प्रदेश से एक फौजी को गिरफ्तार कर लिया है। सुनीत नाम का ये फौजी भी पाकिस्तान को सेना की जानकारी देता था। झारखंड के जमशेदपुर में जेवीएम कार्यकर्ताओं ने फ्लाईओवर की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच खूब धक्का मुक्की भी हुई। राजस्थान के कोटा में पुलिस और छात्रों के बीच में जमकर झड़प हुई है। पुलिस वालों ने छात्रों को दौड़ा कर पीटा। हाथों में लाठियां लिए पुलिस वालों ने किसी छात्र को नहीं बख्शा। जो हाथ आया उसे पीटते चले। ये सारा हंगामा उस समय शुरू हुआ जब कोटा में गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर छात्र नेताओं के 2 गुट के बीच आपस में झगड़ा हुआ। झगड़े पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात संभालने की कोशिश की तो छात्र पुलिस वालों से उलझ गए। पुलिस वालों ने कोटा में छात्रों पर लाठियां बरसाई तो छात्रों ने भी पुलिस वालों पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने छात्रों को लाठियां लेकर दौड़ा कर पीटा। पुलिस वाले घोड़ों पर भी सवार थे। ऐसे में हंगामा कर रहे छात्र मैदान छोड़कर भाग खड़े। राजस्थान के अलवर में छात्र संघ चुनाव की वोटिंग के दौरान जमकर बवाल हुआ। कॉलेज के करीब छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। छात्रों के बवाल पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र जख्मी हुए। मध्य प्रदेश के इंदौर की मशहूर खजूरी बाजार में किताब की एक दुकान पर दुकानदार और ग्राहकों के बीच में मारपीट हो गई। पहले एक छात्रा और उसके परिजनों की दुकानदारों से बहस हुई, फिर देखते ही देखते दोनों तरफ से मारपीट शुरू हो गई। छात्रा और उसके साथ आई महिला ने दुकान में घुसकर चप्पलों से दुकानदार की पिटाई की कोशिश की। इस दौरान दोनों तरफ से हाथापाई होने लगी। इस पूरे विवाद की वजह एक किताब बताई जा रही है। छात्रा ने दुकान से कम कीमत पर एक किताब खरीदी थी। दुकानदार ने कहा था कि पढ़ने के बाद किताब वापस हो जाएगी, लेकिन जब छात्रा की किताब वापस नहीं हुई उसके बाद ये बवाल खड़ा हुआ। मुंबई के वडाला स्टेशन पर चेन स्नैचिंग की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। यहां एक बदमाश स्टेशन पर खड़ी एक महिला के गले से दिन दहाड़े चेन खींचकर फरार हो गया। वडाला स्टेशन पर यह महिला अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रही थी। स्टेशन पर अच्छी खासी भीड़ भी थी। भीड़ के बीच से ही ये बदमाश बड़े आराम से आया और देखते ही देखते महिला के गले से चेन खींचकर रेलवे ट्रैक पर कूदकर फरार हो गया। यहां एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे सो रहे 6 रिक्शे वालों को रौंद दिया। हादसे में घायल सभी रिक्शा वालों को बाड़ा हिंदूराव अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 से ज्यादा रिक्शा चालकों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कार सवार भी सभी लोग फरार हैं। चंडीगढ़ में देर रात हुए सड़क हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 15 गंभीर रूप से जख्मी हो गए।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार बस पेड़ से जा टकराई जिसमें एक महिला की मौत हो गई है और 24 यात्री घायल हो गए हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखच्चे तक उड़ गए। छतरपुर के सिविल लाइन्स इलाके से जब बस गुजर रही थी तो इसका बैलेंस बिगड़ गया और ड्राइवर ने पेड़ में टक्कर मार दी। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। बस में फंसे यात्रियों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में देर रात एक मॉडल से बलात्कार का मामला सामने आया है। मुंबई की रहने वाली एक मॉडल ने एक म्यूजिक कंपोजर पर रेप का आरोप लगाया है। मॉडल के मुताबिक दिल्ली के एक होटल में उसके साथ ही वारदात हुई। पीड़ित मॉडल के मुताबिक आरोपी म्यूजिक कंपोजर ने उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी म्यूजिक कंपोजर को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक महिला से गैंग रेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोप एक तांत्रिक पर लगा है। आरोप है कि तांत्रिक ने तंत्र मंत्र झाड़ फूंक के झांसे में डालकर महिला से रेप किया। यूपी में दरिंदगी थमने का नाम नहीं ले रही। कानपुर देहात में गैंगरेप पीड़ित महिला पर तेजाब से हमला किया गया। इसके बाद उसे अगवा करने की कोशिश भी की गई, लेकिन आसपास के लोगों को देखकर सारे आरोपी भाग निकले। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला से 3 महीने पहले गैंगरेप किया गया था, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। महिला फिर से फरियाद लेकर जब एसपी के पास जा रही थी तो दबंगों ने उस पर तेजाब से हमला कर दिया। मध्य प्रदेश के देवास में असम की नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने गैंगरेप के आरोप में बीजेपी से जुड़े एक नेता समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पीड़ित इन आरोपियों की कार से मिली थी। आगरा में झाड़ियों से 16 साल की एक नाबालिग लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। लड़की से गैंगरेप की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने परिजनों के आरोप के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पश्चिमी दिल्ली के रनहौला इलाके की मोहन गार्डन कॉलोनी में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश एक घर के भीतर रजाई में लिपटी मिली। युवक के हाथ पैर बंधे हुए हैं। पुलिस मामला दर्ज करके जांच में जुट गई है। यूपी के गाजीपुर में एक शख्स ने घरेलू झगड़े के बाद अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। उसके बाद आरोपी ने एक स्कूल बस के आगे कूदकर अपनी जान ली। स्कूल बस के ड्राइवर ने बस के आगे कूदकर शख्स को बचाने की कोशिश में बस को अचानक मोड़ दिया, जिससे बस खाई में गिर गई। गनीमत रही कि हादसे में बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ। यूपी के बरेली में बदमाशों ने एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी है। बदमाशों ने पहले हत्या कर खुदकुशी का उसे रंग देने की कोशिश की। उसे पेड़ से लटका दिया गया। पुलिस हत्यारों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। यूपी के बरेली में छेड़छाड़ का विरोध करने पर 2 भाइयों की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि इलाके के कुछ दबंग इनकी बहन से छेड़छाड़ करते थे। इसी का विरोध करने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। दक्षिण दिल्ली के मुनिरका इलाके में सीआरपीएफ के एक रिटायर्ड कमांडेंट ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि वो अपने छोटे बेटे के करियर को लेकर डिप्रेशन में रहता था। इसी के चलते उसने खुदकुशी कर ली। कानपुर में टीचर की सजा से नाराज 6वीं की एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि होमवर्क नहीं करने पर पहले छात्रा को पीटा गया, फिर उसके कपड़े उतरवा लिए गए। इसी से आज छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दिल्ली में 500 रुपए की रंगदारी नहीं देने पर कुछ बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। घटना दिल्ली के छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास की है। फायरिंग में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के पंचकूला में एक बीजेपी नेता और उसके दोस्त से बदमाशों ने गन पॉइंट पर 10 लाख रुपए लूट लिए। नकाबपोश बदमाशों ने गाड़ी रोककर लूट की वारदात को अंजाम दिया। मुंबई में पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर का किडनैप करने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से नकली पिस्टल और एक कार भी जब्त की गई। बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर से 52 लाख की फिरौती मांगी थी, जिसमें 5 लाख रुपए बदमाशों को दिए जा चुके थे। बाकी रकम बाद में देने की बात कही गई थी। पुलिस ने इनके पास से 14 लाख रुपए बरामद कर लिए। स्कूल में पढ़ाई नहीं होने से गुस्साई दिल्ली के जहांगीरपुरी डी ब्लॉक स्कूल की छात्राएं धरने प्रदर्शन पर उतर आई हैं। ये छात्राएं सड़क पर बैठ गई और प्रिंसिपल के खिलाफ जमकर इन्होंने नारेबाजी की। किसी तरह से इन्हें शांत किया। दिल्ली पुलिस ने खतरनाक स्टंट करने वाले बाइकर्स और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग से 16,000 लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। अपनी बहादुरी से बदमाशों को परास्त करने वाली मेरठ की ममता को एसएसपी ने सरकार की तरफ से इनामी चेक सौंपा है। गुजरात के राजकोट में जैन मंदिर में हुई सोने की सजावट को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। गुजरात के वेरावल में एक कच्चे कुएं में शेर का एक बच्चा गिर गया। वन विभाग की टीम ने गांव वालों की मदद से इसे बाहर निकाला। गुजरात के जामनगर में 51 फीट लंबी अगरबत्ती तैयार की गई है। इस अगरबत्ती का वजन 350 किलो है।
रांची में राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज तारा शाहदेव को धन परिवर्तन के लिए टॉर्चर करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तारा शाहदेव की शादी रणजीत सिंह कोहली से इसी साल 7 जुलाई को हुई थी। तारा ने बताया कि शादी के बाद उस पर धर्म बदलने का दबाव डाला गया।